नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात आरा की, जहां एक युवक ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। युवक को अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों को धन्यवाद देना चाहिए था, बजाय इसके वो युवक नशे में इस कदर चूर था कि उसने सरेआम पुलिसकर्मियों से पंगा ले लिया, वर्दी पर हाथ डाला और धक्का मुक्की की। तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वजह से चौंका रही हैं क्योंकि इस हंगामे को देखने के लिए यहां भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन यह भीड़ वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं बिजी नजर आई। ये बेशर्म भीड़ खाकी की बेइज्जती पर मजे ले रही थी। ये पुलिसकर्मी जान बचाने की सजा भुगत रहे हैं। नशे में ये युवक पुलिसकर्मी से गाली गलौज और मारपीट कर रहा है। पुलिसकर्मियों को ये शराबी युवक परेशान कर रहा है। तस्वीर बिहार के आरा सदर अस्पताल परिसर की है। हाथ में हथकड़ी के साथ हंगामा कर रहा ये युवक उदवंत नगर के कसाब गांव का रहने वाला विक्रांत सिंह का बेटा राणा सिंह है। पुलिस की गश्ती टीम ने राणा सिंह को कचरे के ढेर से उठाया, जहां वो नशे की हालत में बेसुध पड़ा था और इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने उसका इलाज कराया। और फिर होश में आने के बाद जब राणा सिंह को पुलिस थाने ले जाने लगी तो देखिए किस कदर ये पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने लगे। काकी के सरेआम बेइज्जती हो रही है। वीडियो बनाने वाले लोग मजे ले रहे हैं। पीछे से हंसी की आवाज भी साफ साफ सुनाई पड़ रही है। पुलिस कर्मियों ने अपना फर्ज निभाया और बेहोश राणा सिंह को अस्पताल लेकर आए, उसका इलाज कराया और फिर शराब पीने के आरोप में उसे थाने ले जाने लगी तो राणा सिंह हंगामा करने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह पुलिस कर्मियों ने उसे थाने की जीप में डाला और फिर थाने ले गए। शराबबंदी के बावजूद राणा, लेकिन भीड़ जिस तरह से खाकी की बेइज्जती पर मजे ले रही है वो कहीं से भी जायज नहीं है। आरा से अभिनव की रिपोर्ट। सॉल्वर गैंग मामले में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सॉल्वर गैंग में 2 और गिरफ्तारी इस वक्त हुई है। वाराणसी से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें विकास और राजू को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। विकास खगड़िया का रहने वाला है, जबकि राजू जहानाबाद का रहने वाला है। सॉल्वर गैंग में फोटोशॉपर के तौर पर काम कर रहा था राजू। अब तक इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्टरमाइंड पीके का असली नाम भी सामने आ चुका है। तो नीट सॉल्वर गैंग के 2 और आरोपी इस वक्त गिरफ्त में है। सॉल्वर टीम 2 का मुखिया विकास और राजू गिरफ्त में आ चुके हैं। इन्हें वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है और अब तक कुल 6 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। नीट परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग के खुलासे के बाद अब यूपी और बिहार पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। एक तरफ जहां यूपी में क्राइम ब्रांच और सारनाथ पुलिस की टीम वहां कार्रवाई लगातार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी यूपी से पुलिस टीम आई है और यहां पर आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस के सहयोग से एक्शन लगातार जारी है। इस पूरे मामले में जो सॉल्वर गैंग है उसके 2 महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं, विकास महतो और फोटोशॉपर राजू, उनको बनारस से गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों से गिरफ्तारी के बाद इनके पास से जो नीट से संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ ही फोटोग्राफ, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड भी जब्त किया गया है। मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी जो यूपी की टीम है उसने इन दोनों के पास से जब्त किया है। जो विकास कुमार महतो है वह मूल रूप से बिहार के खगड़िया का रहने वाला है, जबकि राजू कुमार जहानाबाद का रहने वाला बताया जाता है। इन दोनों ने इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है पीके, उसके बारे में अहम जानकारी ये दी है कि जो पीके है वह मूल रूप से पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी इलाके में रहता है और इसी जानकारी पर पटना में भी छापेमारी की गई थी। पटना पुलिस आर्थिक अपराध इकाई यूनिट और इसके अलावा यूपी की पुलिस ने छापेमारी की थी। हालांकि फिलहाल वह फरार बताया जाता है, लेकिन उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि वह मूल रूप से छपरा जिले का रहने वाला है। अब तक बिहार और यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गैंग का जो सरगना है पीके, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और छापेमारी चल रही है।
जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कई लोग नीट में एडमिशन के लिए सॉल्वर गैंग को जो है वो पैसा देते थे ताकि गलत तरीके से उत्तीर्ण करवाया जा सके नीट की परीक्षा में। और निश्चित तौर पर जब जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें कई अहम चौंकाने वाले खुलासे होंगे। फिलहाल बिहार और यूपी पुलिस की टीम इस पूरे मामले में उद्भेदन करने में लगी हुई है और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो अभी गिरफ्त से बाहर हैं और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर वो कानून के शिकंजे में आएंगे और जब पीके पकड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर उससे कई ऐसे खुलासे होंगे जिसका इंतजार बिहार और यूपी पुलिस को है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, सॉल्वर गैंग में अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन पुलिस की रडार पर इस वक्त मास्टरमाइंड पीके है। पीके का असली नाम सामने आ चुका है, नीलेश सिंह पीके का असली नाम है। बिहार के छपरा का रहने वाला है ये पीके। सॉल्वर गैंग खुलासे के बाद देखिए परिवार सहित ये पीके इस वक्त फरार बताया जाता है और खुद को कॉलोनी के लोगों के बीच इस शख्स ने यानी कि पीके ने अपने आप को डॉक्टर बता रखा था। और त्रिपुरा पुलिस से इस वक्त यूपी पुलिस ने संपर्क साधा है। पटना में पीके का आलीशान 4 मंजिला मकान है। और उपेंद्र द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर वाराणसी से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, पीके को लेकर क्या जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, कहां इसे लेकर दबिश दी जा रही है? देखिए, पीके का असली नाम नीलेश कुमार है, जो गांव सिंधवा, थाना एकमा और छपरा का निवासी है और ये मौजूदा वक्त में बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के सामने पाटलिपुत्र पटना बिहार में परिवार के साथ रहता है। गिरोह में बेंगलुरु का ही बिहार निवासी अंशु सिंह और बबलू त्रिपुरा का देबू भी है। विकास से जो पूछताछ पुलिस को हुई है उसमें उसने बताया है कि ओसामा, जो लखनऊ मेडिकल CGMU का अंतिम वर्ष का मेडिकल स्टूडेंट था, ओसामा के साथ ये लोग नीट परीक्षा में बैठने वाले ऐसे स्टूडेंट की तलाश करते थे जो पैसे वाले होते थे। उनके दस्तावेज, फोटो और रुपए पीके को भेजे जाते थे। अब तक जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि पीके का क्योंकि किसी को पहचान नहीं मालूम थी, गोपनीय रहता था, लेकिन अब पीके की तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 दर्शकों को दिखा रहा है। यही है वो सॉल्वर गैंग का सरगना जिसने इस पूरी साजिश का, इस पूरे षड्यंत्र का, इस पूरी सेंधमारी का ताना बाना बुना। और अब पुलिस लगातार उसके जो भी मिलने वाले हैं पारिवारिक लोग हैं उन सभी जगह पर दबिश दे रही है और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द पीके पुलिस की गिरफ्त में हो ताकि इस पूरे सॉल्वर गैंग के एक राज। उपेंद्र, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, यूपी पुलिस त्रिपुरा पुलिस से संपर्क साध रही है, इस लिंक को कैसे देखा जाए? देखिए, त्रिपुरा पुलिस से इसलिए संपर्क साधा जा रहा है कि जो BHU की स्टूडेंट थी, बिहार निवासी जूली, वो त्रिपुरा की ही हिना विश्वास के जगह पर पेपर दे रही थी। तो हिना विश्वास के को अब इस वक्त उसके घर को, हिना विश्वास को गिरफ्तार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिना विश्वास से ये राज खुल पाएगा, उसके पिता से ये राज खुल पाएगा कि उसने किसको पैसा दिया था, वो कैसे इस पूरे गैंग के संपर्क में आया। ये तमाम सारी जो गुत्थियां हैं वो अब त्रिपुरा में ही जाके खुलेंगी, क्योंकि जो फर्जी प्रचाती BHU की BDS छात्रा जूली और उसकी मां बंता तक रुपए पहुंचाने वाले बिचौलिए विकास कुमार महतो को भी वाराणसी में गिरफ्तार कर लिया है और मूल प्रत्याशी जो त्रिपुरा की हिना विश्वास और प्रवेश परीक्षा पर मिक्स फोटो तैयार करने वाले फोटोशॉपर राजू कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब दोनों के पास से नीट परीक्षा संबंधी कई दस्तावेज मिले हैं। अब ये पता लगाना जरूरी है कि जो हिना है उसके पिता कैसे इस पूरे गैंग के संपर्क में आए। हमारी वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से बात हुई तो उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी कर गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और फिलहाल जो दोनों लोग पकड़े गए हैं, विकास महतो और राजू कुमार, इनको न्यायिक अवरेक्षा में रिमांड के लिए न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद पुलिस इनके लिए एक पुलिस रिमांड ले सकती है और जहां तक संभव बताया जा रहा है कि पुलिस को ये पुलिस रिमांड मिल जाएगी। पुलिस रिमांड के बाद हो सकता है कि विकास महतो और राजू कुमार कई सारे राज बिल्कुल, और अब इस रिमांड के बाद कई राज से और पर्दा उठने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। उपेंद्र द्विवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
और मुजफ्फरपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बालूघाट ब्लास्ट मामले की जांच अब तेज होती हुई एफएसएल की टीम इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची हुई है। जांच के लिए डीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो चुकी थी। शनिवार रात को यह ब्लास्ट होता है, जिसके बाद इस जगह पर आग लग गई और अब एफएसएल की टीम स्थानीय पुलिस के साथ इस घटनास्थल पर मुआयना करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। तो जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है मुजफ्फरपुर ब्लास्ट से जुड़ा हुआ कि केमिकल ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि ये शख्स कौन है, इसे लेकर अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। अब एफएसएल की टीम इस जांच पड़ताल में आगे बढ़ती हुई और जांच के लिए घटनास्थल पर मौजूद है एफएसएल की टीम, साथ ही साथ डीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है। कटिहार में 2 मासूमों के खाते में 900 करोड़ से अधिक की राशि आने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में सोनू सूद कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इसमें सोनू सूद से जुड़ी कंपनी का कोई हाथ है या नहीं। दरअसल 15 सितंबर को जब बच्चों के खाते में रुपए आए थे, उसी दौरान अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा चल रहा था। आशंका इसलिए जाहिर की जा रही है क्योंकि इंडसलैंड बैंक के इस ग्राहक सेवा केंद्र में मनी ट्रांजैक्शन की जो कंपनी स्पाइस मनी का जिक्र है, उस कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सोनू सूद 1 साल से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ट्रांजैक्शन को इससे जोड़कर फिलहाल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को 2 बच्चों के खाते में अचानक से करोड़ों रुपए दिखने लगते हैं। सीएसपी से प्रिंट लेने के दौरान भी पर्ची पर करोड़ों रुपए इंगित नजर आए, साफ दिखते हुए, जबकि ये खाते सरकारी राशि, पोशाक राशि पाने के लिए खुलवाए गए थे। लेकिन जब इसे देखा गया तो करोड़ों की राशि कागजातों में जिक्र के तौर पर नजर आई और अब इसे लेकर उच्च स्तरीय जांच होती हुई। कटिहार में बच्चों को रातों रात करोड़पति बनने और फिर बैंक के अकाउंट से एकाएक पैसा गायब हो जाने के मामले में अब हर दिन चौंकाने वाले नया मोड़ आते जा रहा है। इस बीच कटिहार जिला पदाधिकारी ने भी पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया और जो अग्रणी बैंक संस्था है उसके एलडीएम ने भी कहा कि पूरे मामले पर जांच किया जाए। क्योंकि पहले से चर्चा हुआ था, मामला उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक से जुड़ा हुआ था। उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनके जो बैंक अकाउंट है उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन सीएसपी में इतना बड़ा रकम कैसे दिख रहा था, इसको लेकर भी संशय बनने के बाद ये जो इंडसलैंड बैंक है उस पर भी अग्रणी बैंक संस्था अब पत्र के माध्यम से पूरे मामले पर पूछताछ करने की बात कर रहे हैं। दूसरा एक और बड़ा बात है, ये जो स्पाइस मनी कंपनी बताया जा रहा है, ये स्पाइस मनी कंपनी के चर्चा ये भी है कि इस कंपनी के एक बड़े पद पर सोनू सूद का भी नाम है। जो सोनू सूद के घर में हाल के दिनों में इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और उसी दौरान लगभग ये ट्रांजैक्शन का पूरा मामला सामने आया था। इसीलिए कहीं ना कहीं अग्रणी बैंक संस्था का जो प्रबंधक है वो भी मांग रहे हैं कि पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट भी हो सकता है। फिलहाल पूरे मामले पर कटिहार से जांच शुरू हो चुका है। आगे ये जांच राज्य स्तर से लेकर देश स्तर तक पहुंच सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मामला अभी तहकीकात हम इंडसइंड बैंक से कर रहे हैं, जिस बैंक के सीएसपी के स्क्रीन पर ये अमाउंट दिखाया जा रहा है। तो इंडसइंड बैंक से सीएसपी से करस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं और इसकी तहकीकात होने तक अभी ये स्पष्ट कुछ भी नहीं बता। इसका तहकीकात इंडसइंड बैंक से हम लोग कर रहे हैं। बैंक में जो उनके अकाउंट को हम लोग खोल रहे हैं तो उसमें ये राशि परिलक्षित नहीं हो रही है, किंतु सीएसपी के यहाँ ये राशि परिलक्षित हुई एक बार और पुनः देखने पर ये फिर नहीं दिख रहा था। और जो हमने देखा है बैंक में भी कि ये क्रेडिट और डेबिट नहीं है। तो जैसा सेंट्रल बैंक के ऑफिसर्स ने बताया कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो शैडो बैलेंस वो दिख रहा था
इसमें अभी तक कोई फाउल प्ले हम लोग को नहीं लग रहा है, बट जांच जारी है। जो भी आएगा आप लोग को भी हम लोग बताएंगे। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक जेडीयू को जीत नहीं मिली और इसे लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। पटना में आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें विधायक और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर संगठन को मजबूत करने में इसी वक्त से जुटी हुई है और जेडीयू ऑफिस से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिलने के बाद से लगातार जेडीयू समीक्षा कर रही है कि इसकी वजह क्या थी, और खासकर जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो लगातार जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 18 और 19 2 दिन तक लगातार समीक्षा बैठक के दौर जारी है। कर्पूरी सभागार, जो जेडीयू दफ्तर में कर्पूरी सभागार बना हुआ, उसमें ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित पार्टी के कुछ प्रमुख लोग शामिल हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू की उम्मीद को झटका कहां से लगा। जो जीते हुए विधानसभा के उम्मीदवार थे उनसे फीडबैक लिया गया, साथ ही जो हारे हैं विधानसभा चुनाव में उनसे भी फीडबैक लिया गया कि समस्या कहां रही, किसकी गलती रही। ललन सिंह हर चीज को काफी बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये भी तय हो गया है बैठक में 18 तारीख को कि 2024 और 25 में जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है और कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी समस्या है जिसे समय रहते दूर करना है और कौन कौन सी बात को लेकर जनता के बीच में जाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, इन तमाम कवायद पर बैठकों का दौर जारी है। और इस 2 दिन के बैठक में बहुत कुछ ऐसा फैसला होने वाला है जो आने वाले समय में जेडीयू को मजबूत कर सकता है। लेकिन पूरी जिम्मेवारी इस वक्त ललन सिंह के ऊपर है कि पार्टी के संगठन को ऐसा मजबूत करते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर से 2005 के दौर में ले जाएं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। 3 भाषा के अलग अलग साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिला है। मधुबनी के डॉक्टर कमलकांत झा को मैथिली लघु कथा गाछ रूसल अच्छी के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में 3 साहित्यकारों को शामिल किया गया है। इस पुस्तक के जरिए पेड़ पौधों के महत्व को दर्शाया गया है। डॉक्टर झा की मैथिली में अब तक 25 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। वहीं सुप्रसिद्ध कवित्री अनामिका की अगर बात करें तो उन्हें हिंदी में उनकी कविता संग्रह टोकरी दिंगत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अनामिका मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। वहीं उर्दू के लिए हुसैन उल हक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। गया के रहने वाले हुसैन अल हक को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये उपन्यास 3 दशक के बदलते परिवेश की कहानी पर आधारित है। खबर सहरसा से, जहां विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सहरसा पहुंचे डॉक्टर आरएन सिंह का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ, एनआरसी सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पूरे देश के लिए बेहद गंभीर है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकारों को कोई ठोस निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये हमारे देश को कमजोर करते जा रहे हैं। की जो समस्या हमारे बिहार में, बांग्लादेशियों घुसपैठी की समस्या बिहार में क्या पूरे देश के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल को इस पर बहुत जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश को कमजोर करते जा रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।